ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम पहले बेसिक बातों से ही, है ना। पहले डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे फिलोसफर पे। विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। व्हाट इज इंडियन फिलोसफी, व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू हैव टू रीड फॉर दिस टॉपिक, एंड what is the difference between the basic difference between Indian and Western philosophy, what are the key themes in Indian philosophy। ये जानने के बाद फिर चलेंगे हम फर्स्ट फिलोसफर 4 बात के ऊपर। तो स्क्रीन पे लेके चलते हैं पहले आपको। ठीक है, देखो इंडियन फिलोसफी, सच बताऊं तो फिलोसफी जो शब्द है वो इंडियन पे ही ज्यादा सूट होता है। वेस्ट में तो इट इज मोर ऑफ अ थिंकिंग दैट्स गोइंग ऑन। philosophy by its very nature should mean that it should bring some changes in your personality, it should resolve many of the problems that you face in your day-to-day life, and Indian philosophers were definitely concerned with these aspects. They were definitely viewing philosophy as a way to live a good life, as a way to solve the practical problems of life, existential problems of life, the cyclical nature of life, where we are born, we die, we take rebirth। तो ये जो पूरा संसार चक्र है ना, इससे ही मुक्ति वंस एंड फॉर ऑल। तो इस तरीके का हमारा व्यू था, एंड इट वाज डेफिनेटली एम्ड एट रिजॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, आज इंसान जिंदा है, बट जिंदा होके भी वो जो है उसको जिंदा महसूस नहीं होता। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, which have been there since the time of Buddha or even before. Maybe when humans started pondering over their life, the most basic existential questions, तब से ही ये चीजें आ रही हैं। एंड आर ऋषिज, ऋषि कौन होते थे देखो हमारे जमाने में, ऋषि एक शब्द है जिसका मतलब होता था जो रित का अन्वेषण करे। ऋषि हम बोलते हैं ना कि ऋषि मुनि थे हमारे, ऋषि मुनि का मतलब क्या था, कोई बाबा जी नहीं थे ये लोग। ठीक है, ऋषि मीन्स जो रित का अन्वेषण करे। रित मीन्स द नेचुरल ऑर्डर, रित मीन्स द नेचुरल ऑर्डर, नेचर का एक ऑर्डर है जिस तरीके से नेचर फंक्शन करती है। द एक्सटर्नल नेचर एंड ऑल्सो द इंटरनल नेचर, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द लॉज ऑफ फिजिकल नेचर, दोनों को उन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, एंड दे डिवाइज्ड अ वे ऑफ लाइफ विच वुड बी मोर हार्मोनियस, जहां पे जो डेली सफरिंग वाली प्रॉब्लम्स है दे कैन बी रिड्यूस टू द मिनिमम, एंड जितनी लाइफ है हमारे पास उसको भी हम एफिली जिए, और जो उसके बाद का जो हमारा एक साइकिल चलता है विच दे व्यूड विद ड्यू टू देयर डीप मेडिटेटिव इनसाइट, दे व्यूड द एंटायर चक्र जो संसार चक्र है। सो उसके लिए भी उन्होंने कुछ हमको सोल्यूशंस दिए। सो इसलिए बताते हैं कि इंडियन फिलोसफी इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन दिस सेंस। अच्छा, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सोर्सेज आपको क्या पढ़ने हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डीलिंग इन द क्लास। सी क्लास में एज सच हम सब कुछ डील कर लेंगे जो हमको पीवाईक्यू आंसर करने के लिए जरूरत है, बट स्टिल जब तक आप किसी किताब को नहीं पढ़ते हैं ना अपने से पूरी, तो आई डोंट थिंक कि वो कंसेप्ट पूरा बनता है, कभी नहीं बन पाता। सो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज ऑल ऑफ यू टू रीड दिस वन बुक, दत्ता एंड चैटर्जी। ठीक है, Introduction to Indian Philosophy by Professor Satish Chandra and Dhirendra Mohan Datta। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, a book which has been written very lucidly, जहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक फिलोसफी को दे हैव सुपर सिंप्लीफाइड, स्पेशली इंडियन फिलोसफी ही है इसमें तो, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट मोर बेटर। And I really believe that if one has a good understanding of this book, they will be able to write answers in Indian philosophy which are very conceptual in nature, which have lingo specific to what is required for the answer। क्योंकि अभी क्लास के अंदर क्या होता है कि I am telling you the things in a manner which is very much focused on solving the questions, because I want you to answer the questions, है ना। Our approach is not very दैट टाइप की, हमको एक पूरा आपको लैंग्वेज भी डेवलप करनी है, वो सब नहीं है हमको, तो बहुत ही यूटिलिटेरियन हमारी अप्रोच है, वही होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के ऑप्शनल के लिए हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऑन योर पार्ट यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। नहीं बाई किए तो बाई कर लो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी करना है कर लो। ठीक है, सेकेंड बुक आती है CD शर्मा, क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी। दिस बुक इज ऑप्शनल इफ यू वांट टू रीड। आई विल टेल यू कहाँ पे रीड करना है, बहुत सेलेक्टिवली, बट अगर ये नहीं भी किया तो
इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे नोट्स जो है इट विल बी सफिशिएंट सी डी शर्मा से, है ना। जो भी चीजें यहाँ मिसिंग है हम सी डी शर्मा से विल ऐड। तो दिस बुक बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू रीड इट। किसी के पास है तो पढ़ लो, नहीं है तो खरीद लो। नाउ थोड़ा सा देखते हैं चीजों को। इंडियन फिलोसफी की जब बात करते हैं तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डिवीजन, लाइक what is the basis for division of different schools of Indian philosophy. The division is actually not based on the belief in God or any transcendental entity. The division is only based on one aspect, which Shankaracharya says, Nastiko Ved Nindikaha. So in Indian philosophy, who are the Nastics? Those who reject the Vedic authority, they are Nastics. So obviously, who will be Astic? Those who accept the Vedic authority, at least who do not reject the Vedic authority, because there is further classification also, है ना, इसके अंदर भी classification है. But one thing is that what is Nastic? Nastic is Ved Nindika, जो reject करते हैं वेद की जो भी नॉलेज सिस्टम वेदों ने दिया है उस चीज को रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली, और उन्होंने अपना एक सिस्टम खुद का डेवलप किया है. दे हैव देयर ओन स्क्रिप्चर्स, दे ओन सोर्सेस. तो ये लोग तो बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर देते हैं. सेकेंड इज आस्तिक, जो रिजेक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिजेक्ट इंडियन ये वैदिक अथॉरिटी. इन देयर ऑल्सो देयर हैव टू फोल्ड डिविजन. द स्कूल विच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन वैदिक अथॉरिटी, मतलब उनकी जो पूरा फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, देयर देयर व्यूज ऑन बॉन्डेज, लिबरेशन एंड a way to a good life, it is based on or inspired totally from the Vedas. Veda is not a one book, ऐसे कोई एक किताब नहीं है वेदा, Veds are many. और वेद के अंदर भी सबसे important, if we see, and I'll tell you that every वेद का जो एंड होता है उसको बोलते हैं उपनिषद. उपनिषद, these are the philosophical, speculative, also logic based texts. ठीक है, वेद जो है दे आर, ये तो बहुत एलिमेंट्री टाइप की बातें करते हैं रिगार्डिंग some demigods and the nature of the demigods, how to pray to them, how to make them those god happy and turn things in our favor. But एक बहुत abstract और deeper inquiry जो करता है, that is उपनिषद. So we'll see कि जो दो स्कूल है यहाँ पे जहाँ पे हम वैदिक की बात कर रहे हैं. तो there is one school which is based on the ritualistic aspect of the Vedas, which is called the मीमांसा. मीमांसा school is based on rituals. इनका मानना है कि अगर if we follow the rituals that have been provided by the Vedas, जो भी रिचुअल का ऑर्डर उसने प्रोवाइड किया, तो we will attain the liberation, which is the highest end in Indian philosophy. हमारी फिलोसफी का एक ही एम है, दैट इज लिबरेशन. ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि इंडियन एवरेज इंडियन की लिंगों में भी मुक्ति शब्द जो है, मुक्ति मोक्ष, वो आ ही चुका है. मतलब बच्चे बच्चे भी मुक्ति की बात करते हैं. तो हमारी जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशन है फिलोसफी, उसके अंदर लिबरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम. दिस इज द सोल एम ऑफ द फिलोसफी एज सच. तो यहाँ पे आते हैं. देन देयर आर स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वेदास, जहाँ पे हमने बात करी उपनिषद की. तो एक फिलोसफी है जो उपनिषद के ऊपर बेस्ड है. उपनिषद के ऊपर बेस्ड होना बोलना और वैदिक पे बेस्ड होना बोलना नॉट वेरी डिफरेंट, बिकॉज वैदिक टेक्स्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे उपनिषद भी आते हैं. So it is Veda. These are based on Vedic texts. But then there are schools who do not reject the Vedic authority, but they have their independent system on the basis of which they have developed their philosophical thoughts. जैसे कि हम बात करेंगे कुछ सूत्रस की, सूत्र लिटरेचर की. सूत्र लिटरेचर
सूत्र लिटरेचर आर इन द फॉर्म ऑफ एफोरिज्म्स, थ्रेड्स। जैसे अगर हमने देखा था जब दोज हु हैव स्टडीड वेस्टर्न फिलोसफी दे नो अबाउट द ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, a book written by Ludwig Wittgenstein in his early version. So how he writes in the form of propositions. He would give a proposition, then he would elaborate on the proposition to the minutest detail, and then he'll come up with some other. So ये सूत्र टाइप में एक थ्रेड बनती है ना। कई बच्चे ट्विटर भी देखते हैं, ट्विटर पे भी थ्रेड्स होती हैं, एक ट्वीट होगी उसके साथ में एक और ट्वीट होगी, तो वो पूरा थ्रेड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं किसी को। तो हमारे यहाँ पे भी सूत्र लिटरेचर्स है। फॉर एग्जाम्पल इन सांख्य दे हैव सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र, योग सूत्र ऑफ पतंजलि, ठीक है, न्याय सूत्र ऑफ गौतम ऋषि एंड वैशेषिक सूत्र ऑफ कन्नाड। So these sutra literatures have own independent reasoning enquiries mentioned, whether it is epistemological or metaphysical, or the third part that we'll discuss, that is the axiological. तो इन लोगों ने तो अपना एक अलग सिस्टम बनाया, बट नॉट रिजेक्टिंग द वैदिक अथॉरिटी। सीधी बात ये। जहां तक बात है नास्तिक की, so they will have definitely, they will reject the Vedas, they will reject the ritualistic aspect of the Vedas, also the speculative aspect of the Vedas। दोनों ही चीज को ये लोग रिजेक्ट कर देंगे, मतलब प्राइमा फेसी। ऑल्दो विल, जब हम पढ़ेंगे चीजों को तो विल सी डीपर सिमिलैरिटीज, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ह्यूमन थॉट में सिमिलैरिटी होती आती है ना। ह्यूमन थॉट में ही है। जैसे कोई व्यक्ति अफ्रीका में बैठ के कोई फिलोसफी डीप थिंकिंग कर रहा हो और चाइना में बैठ के कर रहा हो या फिर कहीं भी कर रहा हो, ह्यूमन थॉट जो है ना, उसमें नेचर ने ऐसे ही बनाया, और अल्टीमेटली द क्वेश्चंस आर वेरी सेम। अप्रोच माइट बी वेरी डिफरेंट, बट अल्टीमेटली क्वेश्चंस और सिमिलैरिटी आती है। तो यहाँ पे भी आएगी, स्पेशली ये दोनों के अंदर। बाकी इंडियन थॉट से कुछ चीजों पे ये लोग ज्यादा एम्फेसिस देंगे, बट सिमिलैरिटीज आती है। तो सिमिलैरिटीज की बात करेंगे अभी, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई डिफरेंसेस है इस बात पे कि they do not reject the, they do not accept the Vedic authority। cool, ये बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि what is the difference between Indian and Western philosophy। extremely important जानना ये चीज को। it becomes more important when we go to the interview stage, क्योंकि वहां पे they are very much interested in knowing what is the difference between the two, Western and Indian philosophy, and the favorite philosopher they ask लॉट ऑफ टाइम। तो पहले बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है दोनों में। फिलोसफी तो है, एंड फिलोसफी यू नो दैट दैट टर्म हैज कम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फिलो एंड सोफिया। दैट इज, फिलो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम। So it is love of wisdom, or one can say that it is an unending quest for wisdom. Or we had given another technical definition, but it was more sound academically, that philosophy is an academic discipline that seeks knowledge based on reasoning. Philosophy is an academic discipline it seeks knowledge based on reasoning। इसका एम है नॉलेज सीख करना, बट नॉलेज कुछ तो है जो नॉलेज जिसके लिए सिर्फ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ इट हो जाएगा, और कुछ के लिए नॉलेज होगा फॉर अ गुड लाइफ, फॉर अ बेटर लाइफ, और resolve the most pressing problems of life। What is the method? How do we do the philosophical inquiry? How do we seek knowledge? Through reasoning। ठीक है, reasoning mostly means questioning the sources of knowing the reality, questioning your sources,
ये जो मेरे सोर्सेज है जानने के रियलिटी को, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है लाइफ की, वो होनी है रियलिटी को जान के कि व्हाट इज द रियलिटी। हम रियलिटी नहीं जानते इसलिए ज्यादा परेशान रहते हैं, बट रियलिटी को हम कैसे जान रहे हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ नोइंग द रियलिटी? आर दो सोर्सेज सफिशिएंट? आर दे लॉजिकल? वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लॉजिकल फैलेसी तो नहीं है? सो वी हैव टू चेक इट। So philosophy will check all those things. So this was the technical definition we can. बट कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करें, द फर्स्ट थिंग इज द प्राइमरी फोकस। वेस्टर्न फिलोसफी का फोकस कहाँ है और इंडियन फिलोसफी का फोकस कहाँ है? सी, इंडियन फिलोसफी फोकस इन और इज ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन and liberation. Realization, spiritual realization means most of Indian philosophies would believe that we are not what we see, means we are not the body. Body is transient, ephemeral. It is subject to origin and decay. But over and beyond this phenomenal world, phenomenal aspect, there is some spiritual reality which we don't realize due to some beginningless ignorance. इग्नोरेंस है हमारे अंदर, अविद्या है। अविद्या क्या है ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग है इंडियन फिलोसफी के अंदर, तो इस पर भी बहुत अच्छे से बात करें कि अविद्या क्या होती है। बट फोकस है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जो स्पिरिट है हमारे अंदर उसको रियलाइज करें कि वो रियलाइज क्या है स्पिरिट, एंड देन थ्रू दिस रियलाइजेशन वी अटेन लिबरेशन। लिबरेशन भी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। लिबरेशन मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं जाके कोई गॉड के पास जाके बैठ जाना है वहां पे जाके कोई कुछ मिलने वाला है, नहीं। लिबरेशन मीन्स सिंपली जो हमारे दुख है, डेली प्रॉब्लम, जो साइकोलॉजिकल पेन है, बहुत सारे पेन है इसमें हमारे, वो रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व का मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर के लिए अमर हो जाए, है ना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारे पेन है, एग्जिस्टेंशियल इश्यूज है लाइफ के, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। खत्म इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वी विल रियलाइज द ट्रू नेचर। इंडियन फिलोसफी का मानना है कि प्रॉब्लम इसलिए है कि वी डू नॉट रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ आवरसेल्फ, दैट्स व्हाई वी इनटू परपेचुअल suffering. So this is the primary focus, spiritual realization and liberation. Whereas in Western, their pursuit is more of intellectual inquiry. Intellectual inquiry and pursuit of truth. So Westerners wants to know the truth. They are focusing on the more of intellectual satisfaction. भाई इंटेलेक्ट में बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी तक कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है, तो लेट्स डू फिलोसफी। मे बी थ्रू मोर रीजनिंग, मोर रिफाइंड रीजनिंग, विल बी एबल टू रीच टू दी फाइनल स्टेज ऑफ ट्रूथ। अब उसे कुछ होना जाना है जीवन में, कुछ होना नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बुद्धि विलास चल रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि विलास। बुद्धि विलास चला रहे हैं वो लोग, बुद्धि विलास। बस बुद्धि को अच्छा लग रहा है कि हाँ आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग, ठीक है। So then relation to religion. Now see, Indian philosophy is deeply, very deeply intertwined with religion. And spiritual practices. ठीक है। रिलीजन एंड फिलोसफी हमारे यहाँ पे कोई डिफरेंट चीज ही नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत डीपली इंटरट्विंड है, गुथी हुई हैं। रिलीजन जो है वो फिलोसफी से इंस्पायर्ड है, फिलोसफी जो है वो रिलीजन को बैक करती है। इन वेस्टर्न इफ यू सी देयर इज एन ऑफन सेपरेशन, ऑफन देयर इज सेपरेशन। आपको दिखा, हमने पूरा वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा, कहाँ दिखा आपको कि डायरेक्टली कोई क्रिश्चियन फेथ से चीजें आ रही हो? यहाँ तक कि वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वी बी टॉक्ड अबाउट लास्ट में, हमने किरकेगार्ड से बात की, तो किरकेगार्ड वाज वेरी, ऑल्दो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वाज क्रिटिकल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन। वो तो क्रिटिसाइज करते हैं बल्कि
क्योंकि वहां पे रिलीजन पहले बन गया, फिलोसफी बाद में आई। ठीक है, पहले फिलोसफी चलती थी, बिफोर क्राइस्ट फिलोसफी चलती थी, इंडिपेंडेंट फिलोसफी चलती थी। उसके बाद वी सेड कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का, बाइबल ऑल रिटन, उसके बाद एक डार्क एज आया वेस्टर्न में, वेस्टर्न थॉट में एक डार्क एज आया। डार्क एज वाज separation of independent thinking. Dark age, when we say, when it means there is suppression of independent thinking, independent reasoning. तो वहां पे क्या हुआ कि फिलोसफी एंड रिलीजन कट ऑफ, टोटली टोटली कट ऑफ हो गए थे। फिलोसफी का पहले भी वहां पे कोई रिलीजन से लेना देना नहीं था। वहां पे पहले भी जो सोक्रेटिस बात करता था, एनेक्सिमेंडर बात करते थे, हेराक्लिटस थे, प्लेटो थे, ऐसा रिलीजन से उनका कोई लेना देना नहीं था उस समय भी। ठीक है, बाद में जो आए मॉडर्न फिलोसफी में, आप देखते हो, वेदर इट इज व्हेन वी स्टार्टेड विद डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है किसी का भी रिलीजन से, किसी का भी लेना देना नहीं है। सो देर इज ऑफन सेपरेशन। बट इंडियन फिलोसफी में देखिए, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ठीक है, सांख्य फिलोसफी हो, योगा फिलोसफी हो, इनके पूरी जड़ें ही रिलीजन में ही है। So this is one of the major difference. There is often separation from religion and focus is on secular intellectual inquiry. सेकुलर इंक्वायरी पे ज्यादा फोकस है। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इफ यू सी, ये जो हमारे एनलाइटनमेंट दौर था, उस समय देर वॉज दिस कॉन्स्टेंट टसल। एनलाइटनमेंट भी नहीं, उससे पहले हम देखें रेनेसा वॉज प्रायर टू एनलाइटनमेंट, जहाँ पे there were new thinkers who were studying the age old text, pre-Socratic text, Socratic text, Plato के text, and they were realizing कि हमारे यहाँ पे कितना separation था religion से, and they were doing some very good thinking, free thinking. और उसके बाद जो दौर आया वहां पे the church became very dominant, very powerful. It superseded all the aspect of human's life, whether it is for social, political, economic, and all of that. So there was constant tussle between church and the average person, the church and the state. दोनों के बीच में कांस्टेंट टसल था, हमेशा रहा। इसलिए भी वहां पे बात में जाके इसी सेकुलर इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी को ज्यादा एम्फेसिस दिया गया। One of the reason why secularism, many times UPSC has asked this question in General Studies paper 1, also in philosophy religion, कि the difference between Western and Indian secularism. One of the primary difference, हम बात करेंगे जब टॉपिक पे आएंगे, but one of the primary difference is that the very origin and the very context of secularism in the West and secularism in India is different. Secularism in the West आया due to the ding-dong battle between the church and the state. There was constant battle. Church want to dominate all the aspects of life. State जो है वो अपनी independent authority को अब express करना चाहता है with coming modern age. ये चीज अलाउ नहीं हो पा रही। So secularism का एक concept बना वहां पे। जॉर्ज जेकब होलियोक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट पहले दिया, और फिर सेकुलरिज्म को एक मान्यता मिली कि इट इज द कॉन्सेप्ट। इंडिया के अंदर देयर वाज नो सच बैटल बिटवीन चर्च एंड द स्टेट और द रिलीजन एंड द स्टेट। यहाँ पे द रिक्वायरमेंट वाज मोर ऑफ अ कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, उसको एक साथ रखना है। दैट्स व्हाई वी नीड सेकुलरिज्म। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो आगे गई थी, उसके बाद जो डिफरेंट रिलीजन के अंदर जो एक हमारे यहाँ पे थी थोड़ी बहुत हार्मनी, चीजें थी बेहतर, वो जब खराब हो गई तो सेकुलरिज्म बिकेम अ वेरी नेचुरल थिंग, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो कॉन्टेक्स्ट वाज वेरी डिफरेंट। ठीक है, सो रिलेशन टू रिलीजन इज डिफरेंट देयर। गोल ऑफ इंडियन फिलोसफी, आई कैन नॉट say, but this is the most important aspect of Indian philosophy. It is the ultimate goal of Indian philosophy, which is self-realization. Self-realization
is the ultimate goal. Understanding the unity is also the very important. Unity of all and unity of us and the divine, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है बाकी सब फिलोसफीज के, मतलब इंडियन फिलोसफी के अंदर थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस आते हैं, बट मेजरली वी कैन से अंडरस्टैंडिंग यूनिटी ऑफ द आत्मन एंड ब्रह्मन, द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द कॉस्मिक सेल्फ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है. यहाँ पे क्या है गोल, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, द फिजिकल वर्ल्ड, नॉलेज, ethics and human experience. इसलिए हमको डाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा दिखती है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर. वहाँ पे हमको लिंग्विस्टिक फिलोसफी भी दिख रही है, वहाँ पे हमको एक्सटेंशलिज्म दिख रहा है, वहाँ पे वी हैव फिनोमिनोलॉजी, वी हैव टेक्निकल फिलोसफर्स लाइक रसल who create problem for the students, and बहुत ही डिफरेंट फिलोसफर हमको दिखते हैं वहाँ पे. There's a person like Kant, बट यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ पे मोर और लेस द गोल इज वेरी similar. More or less the goal is very similar. Now key philosophical questions in India and West. Key philosophical question is that only, that की nature of self क्या है, ultimate reality क्या है, ये मुख्य सवाल है. मुख्य सवाल यहाँ क्या है, what can be known. ठीक है, हम एक बहुत ही जनरल बात कर रहे हैं. कभी कोई ऐसी बात होती है कि इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, अदरवाइज जब पर फिलोसफर हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमको डिफरेंस भी दिखते हैं. जैसे कि प्लेटो है, प्लेटो जो है वो काफी करीब आ जाता है इंडियन फिलोसफी के, बट वहां पे भी वो ऐसा कोई बातें नहीं करता जो इंडियन फिलोसफी में होती है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है पर फिलोसफर में जाएंगे. बट ओवरऑल हम बात कर रहे हैं मेजरली कैसा है नेचर. तो व्हाट कैन बी नोन एंड हाउ शुड वी लिव हैप्पीली, ये इनका मेन फिलोसफिकल क्वेश्चन. हैप्पी लाइफ कैसे जिए, एक है ना वर्चुअस और हैप्पीएस्ट लाइफ कैसे जिए. मेथड इज वेरी डिफरेंट. In Indian philosophy, the method is on meditation. Emphasis on meditation, intuition, direct experience. डायरेक्ट एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हमारे यहाँ पे, इसलिए इसको दर्शन बोला जाता है. दर्शन, ठीक है, दर्शन बोला जाता है, बट डायरेक्ट एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. यहाँ पे कोई स्पेकुलेटिव रीजनिंग नहीं करनी है, सिर्फ कि थॉट पे थॉट बना रहे हैं, थॉट पे थॉट बना रहे हैं, कैटेगरीज ऑफ थॉट बना रहे हैं, और उससे जाते जाते भी रीचिंग टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ, व्हाट हीगल वाज डूइंग. ऐसा नहीं. मेडिटेशन की भाई डीपर अवेयरनेस को टच करो, हमारे अंदर जो डेप्थ ऑफ अवेयरनेस है उस पर जाओ, वहां पे जाके इंट्यूशन होगा. इंट्यूशन मतलब डायरेक्ट रियलाइजेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है उस चीज का. मेथड इज दिस. यहाँ पे मेथड इज ऑन लॉजिक, रीजनिंग, एंड मे बी जैसे बाद में जो फिलोसफर आए, दे वर फोकसिंग ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस. ठीक है, व्यू ऑफ द सेल्फ. Ultimately, what is believed is that there is a unity. Ultimately, the self is unified with the universal consciousness. There they believe the self is autonomous. And rational individual. ठीक है, वहां पे मोर और लेस यही माना जाता है कि सेल्फ इज ऑटोनोमस एंड रैशनल इंडिविजुअल. नेचर ऑफ रियलिटी.
द वर्ल्ड वर्ल्ड जो है उसको माना जाता है, द वर्ल्ड जो अपीयर हो रहा है, दैट इज सीन एज ट्रांजिएंट। माया, माया एक बहुत कॉमन शब्द है, माया, माया बोला जाता है हमारे यहाँ, माँ या, माँ मतलब जो, या मतलब नहीं, मतलब जो दिखता है बट है नहीं, what appears but it is not, so it is sort of illusion, it is a sort of illusion, ठीक है। and ultimate reality is eternal, ये मोस्टली माना जाता है हमारे यहाँ। इसको ब्रह्मन मोस्टली बोलते हैं, ब्रह्मन, नॉट ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मन लिखते भी ऐसे ही, ब्रह्मन। यहाँ पे फोकस फोकस मोस्टली ऑन ऑन मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल रियलिटी, सोसाइटी। अगर थोड़ा बहुत लोगों का है भी, जैसे प्लेटो थे, प्लेटो वाज फोकसिंग ऑन दोस टेम्पलेट्स, द स्पिरिचुअल टेम्पलेट्स, बट वो एक्सेप्शंस है ना, एक दो, बाकी जनरली हम देखें तो, क्योंकि प्लेटो और इंडियन फिलोसफी में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, बट बाकी जो इंडियन इंडियन वेस्टर्न देखते हैं तो वहाँ पे डिफरेंसेस है। अप्रोच टू नॉलेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द इंडियन फिलोसफी ऑल्सो फोकसेज ऑन, क्योंकि नॉलेज के थ्रू दे बिलीव द लिबरेशन is the ultimate goal, this is the ultimate aim and goal of philosophy, right? Liberation will happen when you will have correct knowledge of reality। और इससे ही पहले एक बार देखते हैं कि जब रियलिटी आप समझ जाओगे, रियलिटी के साथ आपका डायरेक्ट रियलाइजेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए यू नीड द करेक्ट नॉलेज ऑफ रियलिटी। यू नीड टू हैव करेक्ट नॉलेज ऑफ रियलिटी। लिबरेशन कब मिलेगा? व्हेन यू हैव रियलाइजेशन, रियलाइजेशन हो गया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया, बट डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए यू नीड करेक्ट नॉलेज ऑफ रियलिटी। तो नॉलेज ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फिलोसफी। यहाँ पे जो प्रमाण का जो कॉन्सेप्ट है, प्रमाण, दैट इज सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेज आपके बहुत सही होने चाहिए, तभी आपको जो नॉलेज की, रियलिटी की जो नॉलेज मिलेगी, दैट विल बी करेक्ट नॉलेज, और उस करेक्ट नॉलेज के थ्रू ही यू विल अटेन लिबरेशन। क्योंकि बाद में जाके पता चला कि भाई ये जो नॉलेज थी ये तो गलत थी, लिबरेशन में बेचारा बंदा बीच में वापस आ गया, इनमें उसका उसका फेथ ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि नॉलेज जो है वो सही नहीं है। तो अप्रोच टू नॉलेज इज, यहाँ पे भी तर्क का इस्तेमाल होता है, रीजनिंग का इस्तेमाल होता है, इट्स कॉल्ड तर्क, प्रमाण, सोर्सेज, also mystical experiences which you can call अनुभूति, ठीक है। यहाँ पे रीजन, लॉजिक एंड एम्पेरिकल मेथड्स आर दी प्राइमरी गोल। इंडिविजुअलिज्म के ऊपर तीनों का क्या फोकस है? दोनों का। इंडियन फिलोसफी मोस्टली फोकसेस ऑन ट्रांसेंडिंग द इंडिविजुअल ईगो। Our focus is mostly on transcending the individual ego, because unless you transcend yourself, यूनिटी नहीं होगी आपकी कॉस्मोस के साथ। जब तक आप मैं करोगे तो क्या होगा? तब तक आपको मैं से परे क्या है उसका पता नहीं चलेगा, उसका पता नहीं चलेगा। तो यू हैव टू ट्रांसेंड इंडिविजुअल ईगो टू सीक यूनिटी विद दी कॉस्मोस। और हमारे यहाँ पे जनरली यही माना जाता है कि एक ही चीज है, मतलब जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है इस दुनिया के पीछे का वो एक ही है, ठीक है। एक फिलोसफी कोई अलग कर दोगे चारवाक को, बाकी अगर डीपली हम सब फिलोसफी में जाएं तो
मानना सबका कहीं ना कहीं यही आता है कि अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो एक है। स्पेशली जो वैदिक वाले को मानते हैं उनका तो सबका मानना यही है कि एक ही है अल्टीमेटली। तो वो एक के साथ जो हमको अनेक दिख रहा है, हमको वी आर व्यूइंग मल्टीपल थिंग्स, अल्टीमेटली इट इज वन। इट इज वेरी मच लाइक द मून इज वन, moon is one, but you in different pots filled with water, it will have different, it will create different images. The one who is unaware of this reality, the moon, will see that कि भाई यहाँ पे अलग अलग moon है, so there are multiple moons here. But one who can question himself, question his perceptual biases and looks upward, उसको पता चलेगा वो reality is this. And I was very ignorant that I was thinking कि ये है reality. So इसको जानना है, इसके साथ ही वन हो जाना है, ये इसका इंडिविजुअलिज्म को हमको बियॉन्ड जाना है। यहाँ पे फोकस इज ऑन इंडिविजुअलिज्म। वेस्टर्न फिलॉसफी दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म देखिए आप, कोई फिलॉसफी देखिए, बहुत ज्यादा है फोकस यहाँ पे। ऑटोनॉमी, पर्सनल फ्रीडम, हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, जैसे कि हम बात करें स्पिनोजा की, स्पिनोजा वाज वेरी डिफरेंट। दैट्स व्हाई वैसे स्पिनोजा कम्स वेरी क्लोज टू इंडियन फिलॉसफी। वो इंडियन फिलॉसफी के पास आ जाता है स्पिनोजा में, बट बाकी देखते हैं वो इंडिविजुअलिज्म फोकस करते हैं। देन कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन हियर मींस लिबरेशन फ्रॉम साइकिल। दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ, इस साइकिल ऑफ रीबर्थ को बोलते हैं संसार, संसार चक्र। संसार चक्र, भव चक्र भी बोलते हैं कि होना, भव मतलब होना, मतलब बार बार हो रहा है, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। तो संसार चक्र से मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम दिस, एंड ऑल्सो दी लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। क्योंकि सफरिंग जो है, लाइफ इज सफरिंग, सीधी बात ये है, लाइफ इज सफरिंग। अगर लाइफ को बहुत ही रूडिमेंट्री टर्म्स में समझोगे तो लाइफ इज सफरिंग, और बहुत ही डीपली समझ जाओगे तो यू अंडरस्टैंड कि सफरिंग जो है ये सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से है। यहाँ पे फोकस इज ऑन फ्रीडम, फ्रीडम टू नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है। इवन प्लेटो यूज्ड टू से दैट नॉलेज, नॉलेज पे जाओ, टू नो इज टू बी, टू नो इज टू बी, ठीक है, रैशनल इंसाइट। स्पिनोजा यूज्ड टू से दैट गेट इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, इंटेलेक्चुअल लव में जाओ गॉड की, तब जाके चीजें मिलेगी। या फिर कोई एथिक्स पे फोकस करेगा, एथिकल कंडक्ट पे, जैसे कि कांट है, कांट बोलता है कि यू नीड टू एक्ट मॉरली बिकॉज देयर इज सम पावर, देयर इज डेफिनेटली वन पावर व्हिच कोइंसाइड्स वर्च्यूज विद हैप्पीनेस। कि आप वर्चुअस लाइफ जियोगे, एक सद्गुण वाला जीवन जियोगे, तो देयर विल बी वन, कोई रियलिटी है दुनिया में, कोई शक्ति है जो आपको हैप्पीनेस के साथ रिवॉर्ड करेगी। सो एथिक्स पे फोकस है। कोई पॉलिटिकल सिस्टम पे फोकस करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम आपके ऐसे हो, जैसे कि हीगल यूज्ड टू से दैट स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो स्टेट की डिक्टेट्स को आप मानोगे तो आप गॉड की डिक्टेट्स को मान रहे हो, एंड यू विल बी मोर फ्री। ही सेड परफेक्ट ओबीडियंस टू परफेक्ट लॉज ऑफ परफेक्ट स्टेट इज परफेक्ट फ्रीडम। इस चीज को हम आगे भी समझेंगे। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी। किसी को बीच में डाउट आया तो पूछिएगा, ठीक है, इंडियन और वेस्टर्न के अंदर। अब देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। ये की कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर चलेंगे हमारे चारवाक वाले फिलोसफी पे। देखो, ये की कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डोमिनेंट थीम रहेंगे एंटायर इंडियन फिलोसफी के अंदर। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इज द, I can say this is the best life theory which has been formulated in any system, जितना जितना ही मैंने अभी तक पढ़ा है उसको, उसके अंदर। Why I am calling it best? Because it is focusing on well-round
वेल राउंडेड लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, जहाँ पे आपने हर चीज को एक्सपीरियंस किया, हर डायमेंशन को एक्सपीरियंस किया लाइफ की। यहाँ पे फोकस है द 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या गोल हैं जिंदगी के, विच आर एसेंशियल, these goals are essential, without achieving these goals you cannot have a fulfilled life, a well rounded life। तो क्या 4 एम बताए? पहला एम बताया कि फोकस मस्ट बी ऑन धर्म, ठीक है। धर्म मीन्स फॉलो योर ड्यूटी, ड्यूटी भी कैसे? राइटियसनेस के साथ, ऐसे नहीं कि वही नाकू बना के ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे नहीं, राइटियस ड्यूटी, वैल्यूज के साथ, विद वैल्यूज, ठीक है। जो भी आपकी ड्यूटी है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, होम मेकर, सोल्जर, पेरेंट, कुछ भी हो, यू आर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, प्रीस्ट हो आप, किंग हो, जो भी हो, फॉलो योर ड्यूटी प्रॉपरली। जिस भी रोल के अंदर हो लाइफ के अंदर, जिस भी पोजीशन के अंदर हो, उसके अंदर प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को फॉलो करो, जो भी उसकी कंडक्ट है, डूज एंड डोंट्स है। यहाँ पे एथिक्स का पार्ट आ जाता है, बिकॉज एथिक्स में हम क्या फोकस करते हैं? एथिक्स फोकसेस ऑन व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। और राइट थिंग टू डू जानना है हमको, तो क्या जानना पड़ेगा कि हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, और इसके अकॉर्डिंगली हमको काम करना है। जो भी लेट डाउन प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमको काम करना है। ऐसे स्टैंडर्ड जो विच हैव बीन रीजनड, वेल रीजनड एंड दे आर द एक्सपेक्टेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे तो आपके इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन अ वेल राउंडेड गुड लाइफ। देखो, जो लोग अपने काम को अच्छे से करते हैं, वो लाइफ के अंदर आप देखते हो कुछ ना कुछ बड़ी अचीव करते हैं, अगर उस काम को बहुत अच्छे से करें। ये बहुत प्रैक्टिकल बात हमारे यहाँ पे हुई। सेकेंड इज अर्थ, ठीक है। अर्थ इज अबाउट प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही प्रैक्टिकल बात करी गई है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज परेशान करती है तो वो है एक इनसिग्निफिकेंट लाइफ जीना, ठीक है। सबसे ज्यादा हमको कोई चीज परेशान करती है तो वो ये है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो बड़ी इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट ऑल्सो सेंस दैट कि इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। तो ये मजा नहीं आएगा, और स्टेबिलिटी भी दिमाग में तब तक नहीं आएगी अनलेस यू हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी। सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब अंबानी बनना नहीं है। सक्सेस का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप एक डिसेंट काम कर रहे हो, है ना। प्रोस्पेरिटी इतना है कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि प्रोस्पेरिटी ये होती है, डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि साई इतना दीजिए कि जिसमें हमारा घर भी चल जाए और हमारे घर में कोई मेहमान आए तो उसको भी हम खिला सकें। प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता था कि मतलब एक डिसेंटली हम अपना खुद का भरण पोषण भी कर सकें, और भी हमारे पे कोई अगर लेट्स से कि कोई सोसाइटी के अंदर कोई ऐसे लोग हैं, सेंट सीयर्स और एनी ऑर्फन पीपल, तो उनको भी हम मदद कर सकें। ये प्रोस्पेरिटी का अर्थ होता है। तो हम डेप्रीवेशन में नहीं जी रहे। ये सब नहीं जियोगे, अगर ये सब होगा तो ही तो एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पाओगे, या अपना घर चला पा रहे हो, सब है, सब चीजें हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ, यू नीड टू अर्न प्रोस्पेरिटी, सक्सेस इन लाइफ, मटीरियल वेलबींग जरूरी है। बाबा जी नहीं बन जाना है पैदा होते से, ठीक है। हमारे यहाँ पे कभी एनकरेज नहीं किया कि जाओ बाबा जी बन जाओ। हमारे यहाँ पे तो बच्चों को दूर रखते हैं इन सब चीजों से पहले, कि भाई ये किताब पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले भाई, मगर रामायण वामायण मत पढ़ लेना, थोड़ा दूर रहे इन सब चीजों से, वही बाबा जी बन जाए, ज्यादा ही इसको शौक आ जाए, ठीक है। प्रोस्पेरिटी पे फोकस। थर्ड इज काम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसेस हैं हमारे, ठीक है, 6 सेंसेस।
और ये सेंसेस वो हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट आता ही रहता है, कुछ ना कुछ स्टिमुलाई टकराता रहता है। सो हर अब जो इंसान है, स्पेशली इन दी अर्ली स्टेज, उसको जरूरी है कि ही हैज सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर, कोई ना कोई उसको प्लेजर मिले। प्लेजर मिलना इसलिए भी, जब तक प्लेजर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्लेजर जो है बड़ा एफिमेरल है, ये बड़ा ट्रांजिएंट है। मुझे लगता है कि पता नहीं कितना ही प्लेजर है, कितना ही प्लेजर है, और वो तो थोड़ी देर का सब काम है सारे। मतलब हम कोई अच्छी डिश भी खाते हैं तो कितनी देर हमारा टेस्ट रहता है, बहुत ज्यादा देर नहीं रहता। कोई और मूवी देखे, कोई भी चीज करें आपने जिसको आप प्लेजरेबल मानते हो, आपने कोई शो देखा, कितनी देर तक आपको मजा आता है? थोड़ी देर ही। तो करके देख लो भाई, ये भी करके देख लो। हमारे यहाँ तो ये मानना है, ये भी करके देखो, मानोगे जब तक करके देखोगे तो मानोगे तो वैसे भी नहीं। तो ये भी कर, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी कर लो, शादी वादी कर लो, जो करना है तुमको कर लो। ये वाला पार्ट भी लाइफ में देख लो, तो कुछ छोड़ के मत जाना, ठीक है। बट अब देखो, हमने कोई क्रोनोलॉजिकली इसको नहीं बताया। कोई अगर क्रोनोलॉजिकली देखे तो शायद ऐसा देखेगा कि अर्थ पहले, फिर काम, फिर धर्म, और फिर मोक्ष। लास्ट आता है हमारा मोक्ष। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आदमी जब जाता है दुनिया से तो समझ जाता है कि कहीं कुछ मजा नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जो आदमी एकदम मटेरियलिस्ट भी होगा ना, उसको भी लास्ट में जाते जाते समझ में आ जाती है चीजें बहुत क्लियरली, कि भैया नहीं है समझा इस दुनिया में। जो हम समझ रहे थे, जिस जिस जगह हम खुशी ढूंढने निकले थे, वहां खुशी है ही नहीं। फिर उसको क्या चाहिए होता है? मोक्ष, कि भैया इस दुनिया में देख लिया मैंने सब कुछ, अब मजा नहीं है, और वापस जन्म ना हो जाए दुनिया में। सब देख लिया कि कुछ ही नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि वापस से आए और वापस से एक नई लाइफ जिए। तो फिर इसको चाहिए होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब लिबरेशन। लिबरेशन लिबरेशन का मोस्टली कॉनोटेशन हमारे यहाँ यही है कि ये जो संसार चक्र है, ये बर्थ एंड डेथ की साइकिल है, इससे मुक्त हो जाना वंस एंड फॉर ऑल, इस साइकिल से बाहर निकल जाना। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम। स्पिरिट को फ्रीडम मिल जाती है। ये तो स्पिरिट क्या करती है, जनरली कपड़े बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है। एक बार वो उसको फ्रीडम मिल गई, तो उसको भी दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल्सो फाइन। सो बर्थ एंड डेथ से इस चीज को मिल जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडियन फिलोसफी। कुछ इंडियन फिलोसफी है जो सबसे ज्यादा फोकस करती है इन दोनों एस्पेक्ट में, धर्म एंड मोक्ष। सब जो ज्यादा स्पिरिचुअल है, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करेंगे। इन दोनों को मार्जिनलाइज करने की बात करेगी, इन दोनों को मार्जिनलाइज करो, क्योंकि ये गुड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इसमें आदमी ये है, दिस इज अ स्लिपरी स्लोप। यहाँ पे जितना जाता है उसको, और यहाँ पे जितना जाता है, कई लोग तो इसी में फंस जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। मिलता कुछ ही नहीं, पता है, बट अजीब सा पागलपन है कि वे नहीं, अर्थ और काम, कनक और कामिनी हमारे यहाँ बोलते, दो चीज, दो चीज का इंसान मुंह नहीं छोड़ सकता। होता है कनक, कनक मीन दी मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ठीक है, ये सबको चाहिए, सबको चाहिए, किसी को भी, छोटे छोटे बच्चे को चाहिए। और कामिनी मतलब कि भाई हमको कोई मिल जाए लाइफ में ऐसा, और यहाँ पे सेंशुअल प्लेजर्स इसको कर लो, ये हमको चाहिए। जीभ को अच्छा स्वाद चाहिए, कानों को अच्छा ध्वनि चाहिए, अलग अलग जो सेंसेस है उनको अपना अपना विषय चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए भोगने के लिए। तो कनक और कामिनी हमारे यहाँ पे दो चीजें कि और जो स्पिरिचुअल फिलोसफी है उनका मानना है कि ये जो है वो हमको इस रास्ते से भटकाती हैं ना, इन दोनों, ये दोनों चीजें जो है भटकाती हैं। बट कुछ फिलोसफी ऐसी है जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, उसका फोकस ही इन दोनों पे ही है, ठीक है। और कि वो बोलते हैं कि भैया ये जो है ना, ये दोनों चीज, इसमें मिलता है तुरंत मजा, और इन दोनों का कुछ भरोसा नहीं है। सही बात ये दो ये दोनों हम जो चीज लेते हैं, इसमें तुरंत सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, दिखता है कि हाँ मजा आ रहा है, या फिर जो भी है। यहाँ तो बातें ही बातें हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्पिरिट खत्म हो जाएगी, स्पिरिट को मोक्ष मिल जाएगा, बट हु नोज, हु नोज। कोई कई तरह से बोलते हैं कि हु नोज, शंकराचार्य जाके अमर हुए कि वो कोई जाके डॉग बन गया आगे जाके, हु नोज। मतलब इनकी फिलोसफी वाले ऐसे तक बोलेंगे
क्योंकि वो जो है उनका फोकस है इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पे, इमीडिएटली हमको क्या मजा आ रहा है, हेडोनिज्म पे। तो ऐसे फिलोसफी भी है हमारे यहाँ पे, एक ही है बट है, वो इंडियन फिलोसफी को एक डाइवर्सिटी देती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं कर्मा थ्योरी पे, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलोसफी का। देखो, कर्मा को यू कैन से इट इज द मॉरल लॉ ऑफ कॉजेशन। कॉजेशन क्या है? एवरी इफेक्ट must have a cause. ये causation. Every effect must have a cause. There is no effect which is without cause. इसको ग्रीक फिलोसफी में बोला गया ex nihilo nihil fit. From nothing only nothing comes. If something comes, it has to come out of something. हमारे यहाँ भी बोला गया ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। मतलब ना सतो विद्यते भावो, जो असत में से सत नहीं आ सकता। मतलब जो चीज है ही नहीं जहां पे, उसमें से वो चीज नहीं निकाल सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई तिल है, तिल में से ही तेल निकल सकता है, पानी में से तेल नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज नॉट देयर। तो कुछ ना कुछ होगा, उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। ये तो है फिजिकल वर्ल्ड का। सिमिलरली यू हैव फॉर दी मॉरल लॉ ऑल्सो, कि मॉरलिटी में भी यही चलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन बाइबल एज द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। एज यू सो so shall you reap. If you sow good, you will reap good, maybe after some time, but मिलेगा जरूर। It is the universal law, यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है, इसमें कुछ रिलीजन नहीं आता आड़े, भाई ये पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान है तो उस पर लागू नहीं होगा। ये तो यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स का लॉ हर व्यक्ति पे लागू होगा, हर रैशनल बीइंग पे लागू होगा। 3 तरह के कर्म माने जाते हैं हमारे यहाँ पे, कि एक होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म आर दी accumulated कर्म्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। फ्रॉम पास्ट लाइफ, ठीक है, पास्ट लाइफ। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मानते ही हैं कि जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चली जा रही है, तो क्यों चल रही है? फिर पुराने कुछ कर्म थे जिन्होंने अपना फ्रूट्स नहीं दिए। लेट्स से कि आप हुए 55 साल के, 60 साल के, चलो ज्यादा जीवा देते हैं आपको, 100 साल की दाद, यहाँ पे भी कुछ कर्म कर गए, अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी आप, यहाँ पे भी थी कुछ इच्छाएं, फिर जन्म मिल गया। ये क्या है? पुराने कर्म, पुरानी जिंदगी से अब लेके आ रहे हो। ठीक है, नया नया जीवन मिल गया आपको, न्यू लाइफ, बट दिस न्यू लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम पास्ट कर्मस। फिर आपको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे को इस घर में क्यों मिला, मेरे को ऐसी जिंदगी क्यों मिली, मेरे को डेप्रीवेशन क्यों मिला? पुरानी चीजें होंगी। कोई बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर दिए थे, जाते जाते अच्छे भी कर रहे थे तो अच्छा मिलेगा। अंबानी के घर पैदा हो गए, मजे कर रहे हो। ठीक है, अंबानी से सिर्फ कॉनोटेशन ये है कि प्रॉस्पेरिटी है। अंबानी का मतलब ये नहीं कि अंबानी घर में सब मजे ही कर रहे हैं। तो ये चीज की पास्ट लाइफ से। सेकेंड इज प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म तो ये चीज समझिए, संचित कर्म वो है जो जिनका संचय हो रहा है। संचय मीन्स जो पास्ट वाले हैं, who have not borne their fruit yet, अभी तक उन्होंने अपने फ्रूट्स नहीं दिए, इसलिए संचित हो रहे हैं, अक्युमुलेट हो रहे हैं। प्रारब्ध मीन्स दैट यू आर करंटली एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ। जो करंट आपकी सिचुएशन है, करंट सर्कमस्टेंसेस है, करंट सिचुएशन है, these are result of this प्रारब्ध कर्म। These are the portion of संचित कर्म that is currently being experienced in this life। ये जो संचित कर्म थे, इसका कुछ जो पोर्शन जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ के अंदर, दैट इज प्रारब्ध कर्म। ठीक है,
तो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज जो आपके हैं वो प्रारब्ध कर्म की वजह से एज पर दी कर्म थ्योरी, कोई माने तो उसके लिए आगामी कर्म जो अभी कर रहे हो आप, आगामी एक्शंस परफॉर्म्ड इन करंट लाइफ। क्या होगा, ये फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये सारे फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। इसलिए इंडियन फिलोसफी में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात की गई। देखो, हमारा पास्ट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इवन द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर से that there is a facticity, there is thrownness, that we have been thrown into this world. It was not under our control ki where in the what socio-economic condition, what circumstances, what kind of situation you will be thrown with, what physical appearances, what physical disabilities or abilities you will be born. That is not in your control. But what you have in your control is your present. You have full control over your present. This here and now, इस मोमेंट के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। तो यहाँ पे ही थ्रू मेडिटेशन अवेयरनेस दे विल आपको आपकी जो साइकी है उसको इस तरीके से ले आना है कि यू आर ऑलवेज माइंडफुल। तो आजकल जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट चलता है ना, जिसपे कई कोर्सेज बेच रहे लोग यूट्यूब पे, ये तो हमारे पार्ट है हमारी उसका बहुत डीप। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? प्रेजेंट मोमेंट पे माइंडफुल रहना है। क्यों रहना है? बिकॉज इट इज वेरी मच इन आवर कंट्रोल। इस पे कंट्रोल रख के हम अपने फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं। वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट वी हैव डिस्कस। अगर हमने अभी जो एक्शन लिया वो बहुत अवेयरनेस के साथ लिया, हमको पता है कि देयर इज अ मॉरल ऑफ कॉजेशन, इफ आई डू गुड आई विल रीप गुड। और लेट्स से कि मुझे ये भी पता है कि अल्टीमेटली गुड और बैड कुछ नहीं होता, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस संसार चक्र। तो व्हाट आई विल डू दी एक्शंस बट विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर गुड और बैड। मतलब जो भी मेरी ड्यूटी है उसको मैं ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी करेंगे विद एब्सोल्यूट माइंडफुलनेस। विदाउट माइंडफुलनेस तो नहीं हो पाता, नहीं तो हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है, हमारे जो पास्ट बिहेवियर पैटर्न्स है वो हमको ओवरटेक कर लेते हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल एक हैबिट बनी हुई है वो हमको ओवरटेक कर लेती है। बट माइंडफुलनेस की वजह से हम इस चीज को अचीव कर पाते हैं। तो वी हैव फुल कंट्रोल ओवर आवर प्रेजेंट। इंडियन फिलोसफी ये मानती है। तो हमारे यहाँ पे फ्रीडम है। एक्शंस यू परफॉर्म इन योर करंट लाइफ विच विल डेफिनेटली अफेक्ट योर फ्यूचर लाइफ। बाकी धर्म में ही माना जाता है, ऐसी बात नहीं है। बाइबल भी बात करती है सोइंग एंड रिपिंग की, सब चीजों की। हमने यहाँ पे और डिटेल में चीजों को बताया गया। इसके बाद आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। बॉन्डेज इज, किसी से पूछे उस बच्चे से जो यूपीएससी के अटेम्प्ट में फंसा हुआ है, वो बहुत अच्छे समझेगा इसको। इसने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं और जो इस साइकिल में फंसा हुआ है उसको बहुत अच्छे से पता है कि बॉन्डेज क्या होता है। तो इट इज स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। ट्रैप्ड in the cycle of birth, death, rebirth. Prelims, mains and interview. ठीक है, कुछ यहीं फंसे हुए, कुछ जाबाज लोग यहाँ तक पहुंचे, कुछ उनमें से और मेहनत करते जो यहाँ तक पहुंचे, फिर यही आ जाती चीजें। ठीक है, वापस से प्रीलिम्स स्टेज आ जाती है। ऐसा तो यानी कि इंटरव्यू जाने के बाद डायरेक्टली वहां इंटरव्यू बुलाता है यूपीएससी, फिर प्रीलिम्स दिलवाएगा, फिर कुछ अगड़ मगड़ मुझे सवाल पूछेगा, लोगों के प्रीलिम्स लिखवाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी है ये साइकिल जिंदगी की भी है। क्यों होती है ये साइकिल? उसका रीजन है इग्नोरेंस। इसका रीजन है इग्नोरेंस। ठीक है, ये रूट कॉज है हमारे यहाँ पे बॉन्डेज का। कोई पूछे कि क्यों है बॉन्डेज, एक कारण बताना है तो बताएंगे रूट कॉज इग्नोरेंस, अविद्या। वेरी इंटरेस्टिंग। अविद्या क्या है?
अविद्या बोल तो देते हैं हम कि अविद्या है, बट अविद्या किस चीज की? अविद्या एक तरीके की बिगिनिंगलेस इग्नोरेंस है, सॉर्ट ऑफ बिगिनिंगलेस इग्नोरेंस। बिगिनिंगलेस मतलब क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते कि कब शुरू हुई, बट ये हुई है क्योंकि इसके इफेक्ट्स हमको दिख रहे हैं। क्या है, कौन सी इग्नोरेंस, किस चीज की इग्नोरेंस? इग्नोरेंस ऑफ व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। इग्नोरेंस इस चीज की कि जो रियल है उसको हम अनरियल मानने लगते हैं। कोई बात करे गॉड की तो बोलते हैं गॉड क्या होता है, गॉड वो कुछ नहीं होता। क्या होता है फिर? ये होता है ये दुनिया दिख रही है, ये सब कुछ। मतलब हम नहीं बोल रहे कि गॉड रियल है कि ये रियल है, बट इंडियन फिलोसफी में मानना है कि रियल वो चीज है विच इज रियल फॉर ऑल द टाइम। हमारे यहाँ पे रियल उसको माना जाता है विच इज रियल फॉर ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए। इट इज नॉट द केस दैट इट इज ट्रू फॉर ओनली स्पेसिफिक टाइम स्पेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये तो कंटिजेंट हो गया। रियल इज विच इज इटर्नल, विच इज परमानेंट। अनरियल हमारे यहाँ पे क्या है? विच इज कंटिजेंट। कंटिजेंट मीन्स डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन सम स्पेस, टाइम, सर्कमस्टेंसेस। हाँ चला गया। सम स्पेस, टाइम, सर्कमस्टेंसेस। अनरियल का मतलब ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे कि अनरियल का मतलब टोटली अनरियल है ना, ऐसा नहीं है कि गोल्डन माउंटेन ऐसा अनरियल नहीं। बैरन वुमेन सन ऐसा नहीं कि बंदिया पुत्र, हमारे यहाँ बोलते हैं संस्कृत बंदिया पुत्र की बांझ का बेटा, बांझ का बेटा नहीं हो सकता, कंसेप्चुअली रॉन्ग। स्काई लोटस नहीं हो सकता, आकाश कमल नहीं हो सकता, आकाश कमल नहीं हो सकता, गोल्डन माउंटेन नहीं हो सकता। ऐसा अनरियल नहीं। इट इज अनरियल हमारे यहाँ क्या होता है? विच इज contingent, dependent, ephemeral, because it has spatio-temporal contextual limitations. Real is that which is eternal. तो हमारे साथ क्या होता है कि ड्यू टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस किस चीज की, कि हम इसको तो रियल मानने लगते हैं और इसको अनरियल मानने लगते हैं। क्योंकि ये इटर्नल है, परमानेंट है, इसको हम इटर्निटी के व्यू से ही व्यू कर सकते हैं। व्हेन वी अडॉप्ट अ इटर्नल व्यू, हम थोड़ा अपने व्यू पॉइंट में एक हायर हेरार्की पे आ जाए, कि लेडर के ऊपर, लेट्स से लेडर के ऊपर चढ़ के हम बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए। नाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स मोर क्लियरली, बट हम नीचे हैं अभी, फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अब जो इग्नोरेंट आदमी है वो तो बोलेगा कि अच्छा ये दिख रहा है, यही सही है। उसके बियॉन्ड की वो कभी पॉसिबिलिटी को जानने की कोशिश नहीं करेगा, और देन दे विल बी कंडेम्ड टू इग्नोरेंस। रियल और अनरियल के बीच में डिफरेंस नहीं जान पाना। और जानते हैं इस चीज को, और अच्छे जानते हैं क्योंकि इंडियन फिलोसफी का कोर है ये चीज, कोर। रियल एंड रियल के बीच में डिफरेंस नहीं जान रहे। व्हाट इज ड्यूटी एंड नॉन ड्यूटी? धर्म अधर्म के बीच में डिफरेंस नहीं जान रहे। जो धर्म है उसको अधर्म मान रहे हैं, अधर्म को धर्म मान रहे हैं। जो नहीं करना है उसको पहले करते हैं, ठीक है? जो नहीं करना है उसको पहले करते हैं, उसको ही करते हैं मोस्टली, और जो करना है उसको नहीं करते। ये भाई ड्यूटी है कि आप की एक एज है, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, जी, वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि उन्होंने आपको सर्व किया है। इट इज ऑल्सो अ मॉरल थिंग। या फिर आपकी ड्यूटी है, यू आर अ स्टूडेंट, यू नीड टू स्टडी, टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर द पीपल दैट यू कमिटेड कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, उसकी वजह से मैं एक पाथ पे आया हूँ। वो चीज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उल्टे काम करेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमको पाथ से भटकाती हैं उन पे ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे। इग्नोरेंस है, ठीक है? इग्नोरेंस है।
सबसे बड़ा कारण यही है इग्नोरेंस का कि हम जो है वो ट्रू नेचर समझ ही नहीं पा रहे चीजों को. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर. ट्रू नेचर धर्म का क्या है, अधर्म का क्या है, ठीक है. क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते. व्हाट इज चेंजिंग व्हाट इज अनचेंजिंग नहीं समझ पाते डिफरेंस. नहीं समझ पाते. इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से परपेचुअली वी आर स्टक इनटू दैट साइकिल. जो गलत है चीज, जो हमको फंसाने वाली चीज है, उसमें तो हम फंस जाते हैं. किताब पढ़नी है एक, 4 नोट्स रख रखे हैं, ये नहीं पढ़ी एक बार भी अच्छे से, चारों, इसमें एक कमी है इसमें एक कमी है. फंसाने वाले काम कर रहे हो सारे. एक चीज पे फोकस करना था. स्कॉलर थोड़ी बनना है हमको, हमारे पास ज्यादा टाइम थोड़ी है, हमको तो एग्जाम निकालना है. गलती करते हैं, हर बार गलती करते हैं, हर बच्चा गलती करता है. और जो नहीं करते हैं वो कर देते हैं क्लियर एग्जाम को सही समय में. वैसे भी देखो ना, लेट्स से कि कोई कोई जिस भी रिलीजन को फॉलो करता है, प्रॉपरली वहाँ की जो होली बुक है, जो भी है रिलीजियस रिचुअल, उसको फॉलो करो. क्योंकि आपके जो भी, इनमें भी आपका ट्रस्ट है, आपके गुरु हैं, आपके प्रॉफिट हैं, जो भी हैं, या फिर आपकी जो बुक्स हैं, उसको फॉलो करो. एक को नहीं करेंगे, 10 जगह इधर उधर. हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि किसी भी पाथ से आ जाओ, पहुंचोगे वहीं पे. किसी भी जगह से आ जाओ, दिल्ली एक ही है, हरियाणा वाले रूट से आ जाओ, राजस्थान से आ जाओ, यूपी से आ जाओ, कहीं से आ जाओ, दिल्ली पहुंचोगे. किसी भी रूट से आ जाओ, बट बहुत ही ऑनेस्टली उस पाथ को फॉलो करो. ठीक है, बहुत ऑनेस्टली फॉलो करो. नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि इग्नोरेंस है, ट्रू नेचर नहीं जानते चीजों का. लिबरेशन की बात करते हैं, है ना. बाकी तो इंडिविजुअल फिलोसफीज के अंदर डिफरेंसेस है कि बॉन्डेज, बॉन्डेज का नेचर और क्या है और लिबरेशन का और क्या है. बट कुछ कॉमन थीम है कि अविद्या सब रीजन मानते हैं कि अविद्या ही रीजन है. बुद्ध बुद्ध तो ये बोलते हैं कि, बुद्ध तो यहाँ तक समझाते हैं, और ये उनके जो उनका मेडिटेशन प्रैक्टिस है विपश्यना, उसमें भी ये चीज डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाई जाती है कि अविद्या का मतलब होता है, हमारे यहाँ पे विद्या का मतलब होता था पहले वेदना से. वेदना मीन्स जिसका सेंसेशन हमको होता हो, संवेदना, सेंसेशन जिसका होता हो हमको. बुद्ध का मानना ये है, या फिर बाकी स्कूल का ही मानना है ये, कि जब हम, हमारी अवेयरनेस बहुत ही स्टिल नहीं होती है ना, फ्रेगमेंटेड अवेयरनेस होती है, फ्लिकरिंग अवेयरनेस होती है हमारी. सो जब भी बॉडी में कोई सेंस और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होता है, ठीक है, सेंसेस है हमारे पास, और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है बाहर जिसका स्टिमुलाई है, जो हमको कांटेक्ट करता है हमारे सेंस. क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ट्रू नेचर की, कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट अनरियल है, ये सेंसेस भी अनरियल है, तो क्या करता है, फीलिंग जनरेट करता है इनके लिए. जब भी ये फीलिंग्स होती है तो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ सेंसेशन जनरेट होता है बॉडी के अंदर. जो माइंडफुल इंसान है वो तो इस सेंसेशन को जान जाता है, एंड दे, वो समझ आता है कि भाई दिस इज एक एक ऐसी चीज है जो मुझे बॉन्डेज में और घुसाने वाली है. क्योंकि ये जो फीलिंग है ये कहीं ना कहीं क्रेविंग जनरेट करेगी, और क्रेविंग हमको जो बोलेगी और लाओ भाई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मुझे फंसा के रखेगी. तो थ्रू कॉन्सेप्ट अवेयरनेस हमको ये विद्या, विद्या मतलब वेदना, जो हमारे अंदर सेंसेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके ऊपर माइंडफुल रहना. टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट कि ये जो है दे अराइज एंड दे पास अवे, दे अराइज एंड दे पास अवे. ये ऐसे भी नहीं है कि बहुत समय तक रहती है, आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस हम किसी पर्टिकुलर सेंसेशन के साथ अटैच हो जाते हैं. भाई ये वाला अच्छा है, ये चाहिए. और अराइजिंग एंड पासिंग अवे उसका नेचर है, बट फिर भी नहीं मानते. इग्नोरेंस है, डीपली एम्बेडेड इग्नोरेंस है. क्योंकि हमारे अंदर क्या सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉडी के अंदर कैसी फीलिंग जनरेट होती है, जान नहीं पाते उस चीज को.
ऐसे शरीर जो है पूरा पूरा ठोस महसूस होता है हमको, इतनी मेरी अवेयरनेस नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। वहां पे भी ये बात करते हैं तो उसको और अच्छे समझेंगे, बट अविद्या पे सबका फोकस है, ट्रू नेचर को नहीं जानते। सेकंड बात है लिबरेशन। इफ बॉन्डेज इज द प्रॉब्लम, दैट डेफिनेटली देयर शुड बी अ वे आउट, एंड लिबरेशन इज दैट की जहां से हमेशा के लिए वी हैव टू अचीव फ्रीडम। फ्रीडम में हमारे यहाँ पे माना जाता है लिबरेशन में डिफरेंट डिफरेंट पाथ, द पाथ ऑफ ज्ञान योग। योग शब्द जुड़ा हुआ है सबके साथ। योग इसलिए क्योंकि योग का मतलब है प्रैक्टिस। योग का मतलब आता है प्रैक्टिस। ज्ञान मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको प्रैक्टिस, उसको व्यवहार में लेके आना है, उसको उसकी यूटिलिटी पे फोकस करना है। भक्ति योग, जहाँ पे देर इज, देखो हमारे यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो जो व्यक्ति जो है वो जिसको, जो इंटेलेक्चुअल इंसान है, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, समझता है, रीजनिंग करता है, इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी करता है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा डाउट रहता है, उसको हमेशा रीजनिंग के लेवल पे क्लैरिटी चाहिए। तो उसके लिए ध्यान ज्ञान योग जो है वो ज्यादा बेहतर है। बट कुछ लोग होते हैं वेरी इमोशनल, बड़े इमोशनल होते हैं, उनको ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाते वो, बड़े सरल सादा सरल इंसान होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, मतलब अच्छे सभी होते हैं, वो सरल इंसान होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको ज्यादा बुद्धि बुद्धि नहीं लगाते, तो उनके लिए भक्ति मार्ग है, ये यहाँ पे आ जाओ, इस मार्ग से आ जाओ, लिबरेशन इससे अचीव कर लो। डिवोशन रखो, जिस भी गॉड में, जिस भी पाथ में आपका डिवोशन है, डिवोशन करो और कंप्लीटली सरेंडर कर दो अपने आप को। कंप्लीट सरेंडर है ना, कंप्लीट सरेंडर से ही आपको लिबरेशन मिलेगा। ऐसे नहीं कि डाउट है दिमाग में, डाउट तो चल रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया तो मजे कर रहे थे अभी तक, वही ठीक था। हमारे यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जो आदमी दुविधा में रहता है उसको कुछ नहीं मिलता, नहीं तो माया, मतलब मटेरियल प्रोस्पेरिटी, मटेरियल को भी एंजॉय नहीं कर पाता, और राम मतलब जो डिवाइन जिसको सीख करना चाह रहा है उसको भी नहीं कर पाता। तो डाउट नहीं होना चाहिए, शुड बी टोटल सरेंडर। देन थर्ड वन इज कर्म योग। कर्म योग होता है द सेल्फलेस एक्शन, हमने भी बात करी थी, सेल्फलेस एक्शन के थ्रू आप अटेन कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिचुअल्स वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, कोई रिचुअल नहीं करना आपको, सीधे सीधे चुपचाप अपने काम को करना है ईमानदारी से। ये भी एक तरीका है, ये भी एक अच्छा तरीका है। विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, यू फोकस ऑन ओनली एक्शन। फोर्थ इज राजयोग। राजयोग में द फोकस इज ऑन मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, परेशान नहीं होना है, इन चीजों को वापस फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं इंडियन फिलोसफी की, इसलिए सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। आगे जाएंगे जब फिर वापस से डिस्कस करेंगे, तो ऐसा मत सोचना कि विल मिस आउट ऑन एनीथिंग, कुछ मिस आउट नहीं होगा। राजयोग मेडिटेशन डिसिप्लिन फोकस करेगा। यहाँ पे वही हम जब बात कर रहे हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस, कंट्रोलिंग द सेंसेस, माइंडफुलनेस, इस पे फोकस है, so that we can attain higher state of consciousness. हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हम अटेन कर पाए, मतलब जैसे कि हम बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे हमको अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। बॉडी को ट्रेन करके आप देखते हो कि लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अटेन करते हैं। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा डेविड कॉगिन्स, जो कि बहुत ही फेमस इंसान है। ही कैन रन फॉर डेज, मतलब कोई व्यक्ति मिनटों तक भागता होगा, घंटों तक भागता होगा, और दिनों तक भाग जाता है, भागता रहता है। उसने अपने आपको ऐसे ही ट्रेन किया बॉडी को, ऑल्दो माइंड पे फोकस भी किया उसने, बट फोकस हिज वॉज ऑन बॉडी। यहाँ पे है कि अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है, तो माइंड के लेवल पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, माइंड और बॉडी दोनों पे, बट माइंड पे ज्यादा, यहाँ पे माइंड पे ज्यादा फोकस होगा। सो दीज आर द पाथ टू लिबरेशन। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट बात करते हैं, फिर हम आते हैं फिलोसफी पे अपने। एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट,
वी हैव सेड कि knowledge of reality is important for experience and subsequent liberation, but knowledge के लिए we need correct sources of knowledge. So what are the sources of knowledge that we have discussed in Indian philosophy? में बात हुई है, हमारे यहाँ पे बात होती है 1 2 3 4 5, हाँ 5 सोर्सेस तक की बात होती है. प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, ठीक है, और अच्छे समझेंगे इसके अंदर क्या होता है, बट अभी के लिए सिर्फ परसेप्शन मानेंगे. ठीक है, परसेप्शन क्या होता है, थ्रू सेंस से जो नॉलेज मिलती है, सेंस बेस्ड नॉलेज, सेंस डेटा जो हमको रिसीव हुआ उसको माइंड ने इंटरप्रेट किया और वो हमने नॉलेज चाहिए. अनुमान मीन्स, अनु का मतलब होता है आफ्टर, मान मीन्स नॉलेज, सो इट मीन्स आफ्टर नॉलेज. मतलब किसके आफ्टर, it is after knowledge we supposes pre knowledge of some perception, कि हमने कभी ना कभी किसी चीज को परसीव किया होगा. अब हमको वो डायरेक्टली चीज परसीव नहीं हो रही, बट थ्रू सम लिंक कोई ऐसा मार्क हमको दिख रहा है कि वो सेम एंटिटी, शायद सेम घटना घट रही है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेम चीज होगी. हमने बादल पहले देखे, बारिश हुई थी, बादल देखे बारिश हुई थी, हमने फिर बादल देखे, हमने अनुमान लगाया बारिश हुई. वी सॉ दैट स्मोक accompanied with, मतलब फायर accompanies smoke, fire accompanies smoke. Once we saw smoke and we inferred that there must be fire. ठीक है, तो फिर हम प्री नॉलेज प्री सपोज करता है अनुमान. एक होता है शब्द, शब्द मतलब टेस्टिमनी. टेस्टिमनी अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप, वर्बल टेस्टिमनी हो सकती है, स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी हो सकती है. वर्बल मीन्स सम अथॉरिटेटिव पर्सन, सम कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर्सन उस चीज पर अथॉरिटी है. लेट्स से साइंटिस्ट कोई बात कर रहे हैं ऑन फिजिक्स और सम कोई साइंटिफिक फिनोमेना के बारे में, तो दे हैव दी अथॉरिटी, हम उनको सुनेंगे. हमको पता है कि उन लोगों ने बहुत एक अथॉरिटेटिव काम किया है. उसकी कोई टीचर है फिलोसफी पे या फिर कोई और सब्जेक्ट पे, यू नो कि उस व्यक्ति की अथॉरिटी है, तो उसको आप सुनोगे, उस चीज को इंपॉर्टेंस दोगे, वहां से नॉलेज को आप ले सकते हो. या फिर कोई ऋषि मुनि है जिसने ये चीजें रियलाइज करी है, उससे. स्क्रिप्चरल नॉलेज वेयर दी पर्सन, जो पर्सन था, या फिर मे बी थ्रू सम रियलाइजेशन some divine words have been put into scriptures and they can be source of your knowledge. तो उसको भी आप शब्द प्रमाण मानते हैं. अब शब्द के बेसिस पे we can know कि रियलिटी क्या है. वेद है, उपनिषद है, ये सब टेस्टिमनी है. और जो बाइबल है और जितने भी हमारे है दुनिया भर में ग्रंथ, वो सब टेस्टिमनी है, वर्बल, ये स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी. उपमान मीन्स कंपैरिजन. There is also a kind of knowledge that can be attained through comparing the two things. Taking example of, हमारे यहाँ पे क्लासिकल एग्जाम्पल एक, कि एक व्यक्ति जो है वो फॉरेस्ट में गया है ना. ये व्यक्ति गांव का व्यक्ति था, he was a villageman. Once he went to forest में जाके he wanted to see भाई फॉरेस्ट में क्या क्या होता है. तो वहां पे फॉरेस्ट के वहां पे जो गार्ड था, the forester, he told him that in this forest you will see an animal which is called gavya. Gavya means this, your blue cow, neel गाय, नील गाय. But this person, this villageman has never seen a नील गाय. इसने कभी नील गाय को नहीं देखा. बट इसने एक चीज, फॉरेस्टर ने एक चीज बोली कि although you might not be aware of this गव्या, नील काऊ, नील गाय, but you must have seen cow. तो काऊ तो उसके घर में भी थी. So he said कि it has some similarities with your village based cow, है ना, जो हमारी नॉर्मल काऊ होती है उससे सिमिलैरिटीज है उसकी. तो अब क्या करेगा विलेज में, अब उसको जब भी कोई एनिमल दिखेगा वहां पे, तो he'll remember something, some features of his cow जो उसने उसके घर में है, उसको उसके फीचर्स को रिमेंबर करेगा,
एंड he'll सर्च कि भाई ऐसा कोई एनिमल है क्या जिसके 4 पैर है, उसका एक फेस है काऊ के जैसा, उसका बिल्टअप है, सी। और जैसे इसको ये नील गाय दिखेगी, he can compare because he has seen cow but not this नील काऊ। सो कंपैरिजन के बेस पे भी वी कैन अटेन नॉलेज, ठीक है, कर सकते हैं, ये भी एक सोर्स होता है नॉलेज। अनुपलब्धि भी बोला जाता है हमारे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ नॉलेज। ये एक नॉलेज ऐसी है विच इज द नॉलेज ऑफ एब्सेंस। और नॉन एप्रीहेंशन ऑफ समथिंग। कोई चीज जनरली वहां पे होनी चाहिए बट वो अभी नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा हमको? थ्रू अनुपलब्धि। अब ये चीजें कैसी हैं, नॉलेज कैसी हैं, इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक और नॉलेज सिस्टम होता है, इसको लिखना भूल गए, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मीन्स इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, रीजनिंग पे बेस्ड है कि लेट्स से हमने 2 फैक्ट देखे, 2 फैक्ट को हम अवेयर हुए। One fact was that there was a guy named Devdutt. There was a guy named Devdutt. This person does not eat anything during the night. No, during the daytime. So Devdutt does not eat anything during the daytime. But there is another fact that Devdutt is fat. देवदत्त मोटा है। देवदत्त, किसी ने हमको बोला कि देवदत्त दिन भर कुछ नहीं खाता बट देवदत्त मोटा है। अब आपके दिमाग में टेंशन हो गई, बोली ऐसे कैसे हो सकता है, देवदत्त दिन भर कुछ नहीं खाता और देवदत्त मोटा है? तो फिर आपको लगा कि अच्छा, नाउ व्हाट यू कैन डू, you can do the implication. What are the implication of these two facts? What are the postulations of these two facts? That he must be eating during the night. रात को दवाई खा रहा है लड़का, ठीक है। ये क्या है, इसको आपने देखा नहीं, you have not seen Devdutt eating during the night, but just on the basis of implication of 2 contradictory facts, you have come up with a fact which resolves the apparent contradiction. So this is one of knowledge जो हमारे यहाँ मानी जाती है, इसको अर्थापत्ति बोलते हैं। और इस नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि इसका यूज शंकराचार्य भी करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो खैर, अभी के लिए हमने समझा कि प्रमाण होते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये हमारे यहाँ प्रमाण माने जाते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज माने जाते हैं। इस सोर्स ऑफ नॉलेज के थ्रू यू अटेन नॉलेज ऑफ रियलिटी। अब हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे 4 वाक्य का आज, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे क्योंकि आज हमने जो है काफी सारी चीजें कवर कर ली है इंट्रोडक्शन इंडियन फिलोसफी इन जनरल का, ठीक है। पूरा 4 वाक्य नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन बात करेंगे 4 वाक्य की, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो कल डील करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि भाई अभी 4 वाक्य पढ़ा दोगे क्या। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्कूल, ये स्कूल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग स्कूल है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम जैसे जो संसारिक लोग हैं, हम काफी कुछ इनसे रेजोनेट कर पाएंगे, इनकी बातों से हम कनेक्ट कर पाएंगे। और ये एक ऐसे स्कूल है हमारे इंडियन फिलोसफी का विच इज अ मटेरियलिस्ट स्कूल, जो मैटर को रियलिटी मानता है। मैटर मतलब जो दिख रहा है भैया, उसको रियलिटी मानते हैं, सीधी बात है। यूपीएससी इन इट्स सिलेबस हैज मेंशन्ड 2 थिंग्स, 2 टॉपिक यूपीएससी ने मेंशन किए हैं इन 4 बार। फर्स्ट टॉपिक इज इट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड सेकेंड इज रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। यहीं पे घुमा फिरा के यूपीएससी हर साल सवाल पूछता रहता है क्योंकि इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता वो कोई चांस ही नहीं जाने का। बट फिर भी हम इससे थोड़ा सा और कुछ चीजें और पढ़ लेंगे ताकि कभी यूपीएससी एग्जामिनर को जोश आ गया तो वहां से भी पूछे तो हम कंफर्टेबल होंगे। थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज जब आप पढ़ोगे वो किताब जिसका हमने नाम लिया है अभी, दत्ता एंड चटर्जी, तो दत्ता एंड चटर्जी में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि एंटायर फिलोसफी ऑफ चारवाक, जितनी भी उनकी मेटाफिजिकल व्यू है, ट्रांसेंडेंटल व्यू है,
इट इज बेस्ड ऑन इट्स एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम। मतलब अगर आप चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी को समझ गए तो उसकी मेटाफिजिक्स समझना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। मतलब वो एक लॉजिकल कोरिलेट है, इसका लॉजिकली फॉलो करती है मेटाफिजिक्स फ्रॉम इट्स एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू। जनरली हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, हम आगे जाके जैनिज्म की बात करेंगे, वेयर मेटाफिजिक्स इज द फुलक्रम एंड ऑल अदर व्यूज आर द ऑफशूट्स ऑफ दोज मेटाफिजिकल स्टैंड पॉइंट। चारवाक में ऐसा है कि एपिस्टेमोलॉजी बिकम्स द बेसिस फॉर मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट। सबसे पहली बात आती है चारवाक क्यों, ये नाम क्यों, वाई इट इज कॉल्ड चारवाक। देखो दो नाम इस्तेमाल होते हैं इनके लिए, चारवाक और लोकायत। और सबसे पहले ये भी जानेंगे कि चारवाक लिखते कैसे, चारवाक कैसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे मत लिखते हैं, लिखने वाले लिख देते हैं बट अवॉइड करना है, ऐसे लिखेंगे हमारे। फिलोसोफर का नेम, देखो एक चीज होती है फोनेटिक लेटर्स। फोनेटिक लेटर्स जो है, जब भी हम किसी संस्कृत वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलिटरेट करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलिटरेशन कर रहे हैं। ट्रांसलिटरेशन मीन्स हम जो हिंदी वाली चीज है उसको, जो संस्कृत वाली चीज को इंग्लिश में लिख रहे हैं। बट जब हम, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड जो है वो स्पेसिफिक होता है हर लैंग्वेज का। तो सेम साउंड इंग्लिश में अगर आपको लेके आना है तो आपको कुछ ना कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ फोनेटिक लेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो साउंड बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे चा जो है, चा चा जो है वो ऐसा होता है, चा ये नहीं बनेगा इंग्लिश में। करेक्ट तो ये है, ये चा। आ का साउंड हमारे यहाँ पे जब बनता है, जब डबल ए आता है, जैसे लिखे चार वाक, अगर बोलने में तो आता है चार वाक, हिंदी में लिखते हैं ऐसे चार वाक, लिखने वाला ऐसे लिख दे चा वाक। एक लड़का बहुत था भी ऐसा, उसने लिख दिया ऐसे ही, और मीन्स लिख के आ गया वो ऐसे ही क्योंकि शायद जहाँ कॉपी चेक करवाई थी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और कर दी उसने गलती। नहीं करनी है गलती, बिल्कुल नहीं करनी है। पहली बार में अगर फिलोसफर का नाम ही गलत लिख दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करो, नंबर देगा आपको एग्जाम में, नंबर काटेगा आपके। और ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा गलत लिखोगे उतना ज्यादा काटेगा। मेरे तो समय इसमें ही जा रहा है अभी, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो, अभी हमने इवैल्यूएशन चालू किया है, अभी मेंस वाले बच्चे अपनी और कॉपी भी चेक करवाते हैं। तो सर आप ही चेक करते हो तो आप ही देखो, गलती करते हैं बहुत ज्यादा। गॉड को यूं लिख देते हैं गॉड, भैया आपके कोई दोस्त थोड़ी है जो लिख दिया, कैपिटल में लिखो। बार बार गलती करते हैं, कोई लिखा राम राज्य ऐसे लिख दिया, नहीं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके प्रति श्रद्धा है, कुछ है, उसको कैपिटल में लिखिए। कोई भी कॉन्सेप्ट है इसके प्रति श्रद्धा, फीलिंग जुड़ी हुई है किसी बड़ी कम्युनिटी की, नहीं लिखते उसको स्मॉल में, ठीक है। वैसे ही जो प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेंगे, अगर आप उनको सही से लिखते हो चीजें, ये विल अप्रिशिएट, क्योंकि ज्यादातर लोग तो गलत ही लिखने वाले हैं, मानेंगे तो नहीं। तो आपको लिखना है ऐसे चार चार वाक्य, ठीक है। फिलोसफर का नाम हमेशा सही लिखना है, बाकी सब चीजों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत नहीं आती। फिलोसफर का नाम सही लिखना होता है। चारवाक क्यों, देखो कई थ्योरी है इसके पीछे। सबसे पहली बात यह है कि चारवाक, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं वर्ड का, तो ये आता है कि ये दो शब्दों से मिला है, चारू एंड वाक। चारू मीन्स स्वीट टॉक्स और स्टेटमेंट, तो जो मीठी मीठी बातें करते हैं। मीठी मीठी मतलब जो सुनने में अच्छी लगती है कि हाँ भाई मजे करो, क्या करना है जिंदगी, एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो है कर लो, मजे कर लो, फुल मजे करो, बी इन द मोमेंट, एंजॉय योर लाइफ, मजे करो यार। तो ये सब चीजें कैसी लगती है, कानों को अच्छी लगती है।
सुनने में मजा आता है, कोई भी ऐसी बातें करता है बोले हाँ भाई और बोल, मीठी लगती है। तो ये लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि मजे करो, मजे करने में कमी नहीं आनी चाहिए। उधारी लेके ही मजा करना पड़े तो मजा करो, बट मजे में कमी मत छोड़ो, मजा फुल करो। तो ये चीजें अच्छी लगती है लोगों को, तो इसलिए बोला गया कि भाई इसलिए चारों कहते हैं, ये चारों अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं जो आदमी को अच्छी लगती है। एक जो और सोफिस्टिकेटेड व्यू है वो इसलिए है कि इनका चारवाक नाम इसलिए है क्योंकि इनकी पूरी फिलोसफी 4 वाक्यों में है, 4 स्टेटमेंट्स। मीन्स देयर एंटायर फिलोसफी कैन बी एनकैप्सुलेटेड इन 4 स्टेटमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना, उसको अक्रॉस इस्तेमाल करना है हमको। स्टेटमेंट है यावत जावेद जीवेद सुखम जीवेद। यावत जीवित सुखम जीवित, जो हिंदी बैकग्राउंड से वो तो समझ ही आएंगे। यावत जीवित मतलब जब तक भी आप जिंदा है, टिल वेन एवर यू आर अलाइव लिव हैप्पीली। सुखम मतलब आराम से जियो, बी प्लेजरेबल लाइफ जियो, कंफर्टेबल लाइफ जियो, ठीक है, टिल यू आर अलाइव। रीजनेबल बात भी लगती है कि हाँ कंफर्टेबल ही जीना चाहिए, क्यों जिए हुई ऐसे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन भी लिख देंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणिम कृत्वा घृतम पीवेत। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंजॉय, सुख से जीना है जीवन। लाइफ एक मिली है, उसको सुख से जियो, एंजॉय करो। अब एंजॉयमेंट में कमी आ रही है कि भाई पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 4 भाग बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उधारी ले लो, ऋण ले लो, बट कमी मत छोड़ो, ठीक है। ऋण कृत्वा घृतम पीबेत मतलब अगर आपको इफ यू हैव टू बोरो टू एंजॉय, डोंट हेजिटेट, यू कैन इवन बोरो टू एंजॉय। आप देखोगे कि आज जो दुनिया भर में ईएमआई कल्चर है वो चारवाक का कल्चर है। पूरी दुनिया चल रही है ईएमआई पे, लोन पे, और ये है चारवाक की फिलोसफी, मटेरियलिस्ट फिलोसफी। भैया इनकम हो ना हो ईएमआई ले लो, ईएमआई पे खरीद लो चीजें। क्या है ये चारवाक की। आप देखो कि समाज को अगर आपको समझना है तो फिलोसफी को समझना पड़ेगा। फिलोसफी क्या है पीछे की, फिलोसफी यही है, फिलोसफी इज दिस ओनली, एंजॉयमेंट एट एनी कॉस्ट। एंजॉय करना है किसी भी कॉस्ट पे। एंजॉयमेंट क्या है, बस लगता है जो एनवायरमेंट है, बस एंजॉयमेंट है इनके लिए। तो दिस ईएमआई कल्चर, ये सब कुछ चारवाक, ये चीजें हमने बहुत डिस्कस की है इंटरव्यू के टाइम पे, तो ये चीजें बहुत डिस्कस होती है। इंटरव्यू पैनलिस्ट वेरी मच इंटरेस्टेड इन चारवाक, उनको भी बहुत इंटरेस्ट आता है। दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आप चारवाक को कितना अच्छे समझते हो। कई बच्चे होते हैं जो ज्यादा जाके बड़ी आइडियलिस्ट बातें करते हैं, कंडेम करते हैं चारवाक को सीधे जाके, तो वो भी समझते हैं इंटरव्यूअर की तुम हो दोगले आदमी, तुम सीधे सीधे तो कंडेम कर रहे हो और लाइफ तुम ऐसे ही जी रहे हो। एक होते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं जाके कि कुछ चीजें इनकी अच्छी है कि भाई लाइफ एक है, हमको कंफर्टेबली अच्छे से जीना चाहिए चीजों को। बट यहाँ पे जब ये एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि भाई ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, फिर तीसरी बात कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य। भस्मीभूतस्य देहस्य में भस्म मतलब when this, ये जो एलिमेंट्स है, भूत, भूत का मतलब होता है हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वो एलिमेंट्री चीज है जिनसे हमारा शरीर बना है, इससे दुनिया बनी है। पश्चिमी भूत से जब ये डिमोलिश हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, भस्मी भूत से देह, ये भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना, देह देह आपकी खत्म हो जाएगी। तो पुनर्आगमन कुतः, then there is no returning back. So very logical. यावत जीवे सुखम जीवित, till you are alive live happily, live comfortably.
इवन इफ यू हैव टू बोरो, लेट्स से डू समथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, को एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने हैं टू लिव अ हैप्पी लाइफ, बोरो को आप एक्स्ट्रा एफर्ट से भी बोल सकते हो, लिव लिव डू इट, है ना, कि एक्स्ट्रा आवर करना है, थोड़ी ओवर जॉब करनी है, उस सेंस में देख सकते हो, डू इट। बस में भूत से देख सकते, एक बार ये लाइफ खत्म हो गई, पुनर्गमन को था, वापस नहीं आना। हु नोज कि वापस आते हैं कि नहीं आते, ये तो बातें कहानियां हैं, किसने एक्सपेरिमेंट किया है, किसने देखा है, हु नोज कि जो गए थे वो आगे जाके उनको कुछ हुआ कि वो किताबों में रह गए, वो लोग किताबों के पन्नों में रह गए, किसी को नहीं पता। क्या पता है, ये पता है कि जिंदगी तो है, इतना तो पता है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। ये बहुत अच्छी चीज है वैसे इनकी, ये आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके आते हैं ये लोग, बहुत अच्छी चीज है। हमारा जनरल माइंडसेट कैसे होता है कि हम, और ये आपको रेस्पॉन्सिबल भी बनाएंगे, क्योंकि चारवाक जो है, अगर ये एंजॉयमेंट की बात कर रहा है तो एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को मार के एंजॉय करना है ना, रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करना है, रिस्पॉन्सिबली ही एंजॉय करना है, क्योंकि एंजॉयमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे सिर्फ आप ही एंजॉय कर रहे हो, बाकी सब तो दुखी है, ये सिस्टम तो कभी हो नहीं सकता। प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, जिन लोगों ने और डीपली स्टडी किया चारवाक को, देव उन्होंने इस चीज को जाना है कि इवन कौटिल्याज theory of state was very much influenced by the चारवाक theory of state। चारवाक ने स्टेट के लिए एक बहुत अच्छी कल्पना की थी कि स्टेट जो है वो मॉरल, स्टेट जो है वो लॉ मेकर होना चाहिए, स्टेट के लॉज सेकुलर होने चाहिए, इट शुड अनेबल सिचुएशन जहाँ पे लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जिए, अच्छे से जिए, प्रोस्पेरिटी हो। तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने की थी। कौटिल्या वाज आल्सो, कौटिल्या ने भी उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी, इसलिए वो भी अपने वहाँ पे स्टेट में, अथॉरिटी में अर्थ की बहुत बहुत करते हैं, मजीद प्रोस्पेरिटी। तो चारवाक इन अ सेंस बहुत अच्छी चीज भी है बात करते, ठीक है। तो चार वाक्य जो है, ओनली 4 स्टेटमेंट्स, ये 4 स्टेटमेंट उनकी पूरी फिलोसफी एनकैप्सुलेट हो जाती है, उनकी पूरी फिलोसफी इसमें है, ठीक है। एक और व्यू है कि वाई चारवाक आर कॉल्ड चारवाक, ये उनकी क्रिटिक बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, इस चीज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स में। हम आपसे डिस्कस ही वो कर रहे हैं जो हमको आंसर इस्तेमाल करना है, हमारा काम बुद्धि विलास नहीं है। क्यों चारवाक कहा जाता है, क्रिटिक बता रहे हैं कि क्यों इनको हमने इनको चारवाक कहा। क्रिटिक लेबल देम एज चारवाक बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि चरवंते, चरवंते पुण्य पापादिकम, ठीक है। बहुत एक दो चीजें ही हैं, बस इनको लिखना है, ज्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना, और बहुत लॉजिकल है, आपको समझ में आ जाएगी। चरवंते पुण्य पापादिकम वस्तु जातम इति चारवाक। चरवंते, चरवंते मतलब जो चर गए, ठीक है, जो चर चुके हैं, क्या चर चुके हैं ये लोग। चरवंते पुण्य पापादिकम, पुण्य और पाप के भेद के बीच का जो भेद होता है वही चर गए ये लोग, क्या पुण्य है क्या पाप है, कुछ ही नहीं, ठीक है। मॉरल रिलेटिविज्म इनने फैला दिया। चरवंते पुण्य पापादिकम वस्तु जाता विधि चारवाकम, मतलब द वन हु ईट्स अप ऑल एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन इज कॉल्ड चारवाक। चारवाक मतलब चर गए ये लोग। सो वन हु ईट्स अप all ethical and moral consideration is called चारवाक। ये उसके अपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्रिटिक बात करेंगे ना अपोनेंट की, जब भी क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा चारवाक के अंदर और कोई एथिक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस सूत्र। बहुत कम ही सूत्र बचे हैं जो इनके ऊपर है, रीजन बीइंग इनका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो खत्म ही है, वो खत्म हो चुका है। अब जो हमको इनकी नॉलेज मिलती है हमको, वो दूसरों के थ्रू मिलती है जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं चारवाक को। बहुत कम है जो इनकी, इनका कुछ टेक्स्ट बचा नहीं है, हमको इनके बारे में पता लगता है थ्रू अदर्स, इसलिए बहुत बहुत सारे बायसेस भी हैं, इनको बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है चारवाक को, सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव बात होती है इनके बारे में। बट हम चीज़ों को इम्पार्शली देखेंगे कि चारवाक सही में कहाँ गलत है और सही में कहाँ, क्योंकि स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी आवर जॉब इज टू डू इम्पार्शियल स्टडी। हमको किसी पर्टिकुलर फिलोसफी से लेना देना नहीं है, हमको फिलोसफी सच से लेना देना है, हम तो इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, इसलिए भी बोला जाता है इनको चारवाक, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं।
बिकॉज चीज़ें काफ़ी हैवी हो सकती हैं बच्चों के लिए, स्पेशली दोस्त जो इन सब चीज़ों से नए हैं। सो इनको आप रिवाइज करना। आई विल शेयर दिस क्लास का नोट्स। फिर कल हम बात करेंगे चारवाक के ऊपर, इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज पे, इसकी मेटाफिजिक्स पे, इसकी एथिक्स पे, एंड विल ऑल्सो टेक अप योर डाउट्स। अभी के लिए इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट्स डिस्कस दैट सब लोग। यस, समझ में आई क्लास? अभी तक जो हमने बात करी है वो बताइए। श्रद्धा, श्रद्धा वॉइस आ रही है आपको? बाकी बाकी कोई बताइए। अभी तक जो हमने बात करी है वो समझ में आ रही है? मतलब चीजें आसानी समझ पा रहे हैं चीजों को? यस सर। समझ पा रहे हैं ना ये? हाँ सर, अच्छे से। हाँ 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 हाँ। तो यही यही एम, तो कि चीजों को अच्छे समझें और इसको रेप्लिकेट करें आंसर्स में। अभी तो फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा, वैसे तो काफी चीजें डिस्कस कर ली हमने। मेरे लिए तो ऐसी कहानी ऐसा हो जाता है कि मेरे से तो पूरे दिन भर ही बात करवा लो इस पे तो फर्क नहीं पड़ता, बट स्टूडेंट के लिए चीजें हैवी हो जाती हैं तो मैं जानता हूँ, तो इसलिए थोड़ा कम ही रखेंगे। हम तो पूरे दिन भर भी बात कर सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लगता है कि बस नॉर्मल बातें होती हैं। बट आप लोग इस सर चीज को वो देखिए। संस्कृत का भी टर्म याद करना पड़ेगा क्या? क्या चीज? सर वो संस्कृत वाला टर्म भी याद करना पड़ेगा क्या? लिमिटेड है, लिमिटेड है, और कर लोगे अगर उनको तो क्या है, नंबर अच्छे आएंगे, सीधी बात ये है। देखो आज हम जब भी बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की, तो हम बात करते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी में स्पिनोजा ने जो डायरेक्टली डेफिनेशन दी है सब्सटेंस की, अगर हम वो इस्तेमाल करें तो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो वैसे ही जैसे इन लोगों ने बात करी है, इन लोगों ने तो संस्कृत में ही बात करी है, तो वहां पे थोड़ा मोड़ा जो भी हमारी है चीजें, मतलब तीन चार ही हैं, लिमिटेड ही आपको देंगे, ज्यादा देंगे भी नहीं, बट वो देंगे कि जो इम्पैक्ट देगी, मतलब हर क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकती है। चारवाक का कोई भी क्वेश्चन हो, आप यावत जीवित सुखम जीवित कृत गतम पीवत दत्तम भस्मीभूत से पुनरागमन होता है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। जब उसकी लिबरेशन की बात करेंगे इसी चीज को मोल्ड करके फिर बात करेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, तीन चार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। इससे क्या है, आंसर में ऑथेंटिसिटी आती है, नंबर बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए करना तो है इस्तेमाल। देखो है ना, ओके कोई सर। डिफिकल्ट नहीं है, आंसर में लिख जाओगे दो चार बार तो वैसे ही याद हो जाएगा। यस सर। बाकी तो हिंदी, जो हिंदी बेल्ट है उनको तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक। क्यों? हिंदी बेल्ट वाले तो मतलब जो लोग हिंदी में कॉन्वर्जेशन करते हैं जनरली, और जिन्होंने पढ़ी है, तो उनको तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और भी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रीजन बीइंग कि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं और इतनी डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी दिक्कत आती है तो आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। बहुत बार रिपीट कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना, परेशान मत होना। हम जो है वो स्पेसिफिकली उन पे सूत्र पकड़ रहे हैं जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में डाला है। तो जो हम ट्रांसडेंटल एंटिटीज की बात करेगा, वो रिजेक्शन ऑफ इसका बात करेगा, उस पर सूत्र पकड़ रहे हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसको आंसर्स में, आप देखना। सिमिलरली यूपीएससी ने अगर बॉन्डेज और लिबरेशन वगैरह टॉपिक टॉपिक दिया है अपने सिलेबस के अंदर, तो दे विल इन द जैनिज्म, तो दे विल डेफिनेटली आस्क, वो पूछते ही पूछते हैं। तो हमने अगर वहीं पे सूत्र इस्तेमाल कर दिया, जो तत्वार्थ सूत्र के अंदर सूत्र लिखा है, बहुत छोटा सा है, 2 लाइन का, कर दिया, तो बस फिर देखो आप लिबरेशन का आपने सूत्र लिख दिया, तो देखो फिर आपकी कॉपी स्टैंड आउट हो जाएगी, और उसको फोनेटिकली भी सही लिखा है आपने। बहुत छोटी चीजें हैं। और आप ये भी देखना है इस चीज को कि यूपीएससी हैज एग्जॉस्टेड द नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं बॉन्डेज के ऊपर, लिबरेशन के ऊपर, खूब। वो एग्जामिनर भी खूब चेक कर चुका है कॉपी। अगर बच्चे वही चीजें लिखेंगे तो एवरेज मार्क्स कम ही रहने वाले हैं। वहीं पे किसी बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया, उसके नंबर शूट कर जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी मेहनत जरूरी है, स्ट्रेटेजिकली मेहनत जरूरी है। कोई पूरी सूत्र लेके बैठ जाए तो फिर तो उसको कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे करेंगे इसको। हाँ
बताइए आतिफ कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस बढ़िया। नहीं आपने माइक ऑन कर रखा है इसलिए लगा कि कुछ बोलना चाह रहे सर वो तब से ऑन ही रह गया। ओके, सॉरी सॉरी। हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। चलिए तो आज की जो हम ये क्लास है इसको शेयर कर देंगे और ये जो नोट्स है उसको देखना और कल फिर इसको और डिस्कस करते हैं। इंडियन फिलोसफी बहुत ही इजी है, सच बताए तो बहुत इजी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे है जिनमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुने हुए हैं ये कॉन्सेप्ट। बस हमको कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म ये पता होने चाहिए। बाकी इंडियन फिलोसफी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको वेस्टर्न फिलोसफी में लगा ना कि भाई क्या ही बात कर रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि उनकी बातें अलग ही है, वो कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बात होती है, प्रैक्टिकल बातें हैं, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली और आसान से चीजों को समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर चलिए आपसे एक बात पूछनी थी। बताइए। सर आप एक हेल्प सकते हो क्या? वो जो लिंग्विस्टिक फिलोसोफर्स हैं उनके लिए आप वो जो PYQs को कुछ डिस्कस करते हुए कैन यू प्रिपेयर वन वीडियो समथिंग, कैन यू इफ नॉट लिंग्विस्टिक पॉसिबल फिलोसफर, तो हाँ डेफिनेटली विल प्रिपेयर। जो हाँ लास्ट के मतलब फिलोसफर्स है ना उसमें जो वहाँ पे हाँ कर वो देंगे। एप्लीकेशन बेस्ड रसल और लिंग्विस्टिक उसमें लॉजिकल पॉजिटिविस्ट लोग हैं ना, उनका जो आई मेटा मैन ऐसे थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसका कैसे अप्रोच करना है, वैसे इफ यू कैन यू रिकॉर्ड अ वीडियो और कंडक्ट अ लाइव सेशन सर फॉर देम पर्टिकुलरली। श्योर उसके लिए करेंगे। ठीक है जैसे ही सर, अभी थैंक थोड़ा यू। सा टाइम मिल जाता है, अभी मेंस हम्म। के बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसको डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इनकी रिपोजिटरी भी रखनी है करके तो हाँ ऐसे हाँ बना करना भी है। ठीक है हाँ, ओके सर, थैंक यू। हाँ तो ठीक है, कल हम मिलते हैं और इफ यू हैव एनी डाउट बताना। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।